नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दो शब्द हैं, एक है ऑब्जेक्टिव स्टडी और दूसरा है सब्जेक्टिव स्टडी। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, पिछले कुछ समय से लगातार वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा था क्योंकि ड्यूटी की व्यस्तता थी। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, फिर उसकी मतगणना हुई, फिर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिला पंचायत वाले चुनाव हुए, फिर उसकी मतगणना हुई और वो सारे काम ख़त्म हुए। फिर कुछ और ड्यूटीज़ लगी, तो लगातार ड्यूटी में व्यस्त होने की वजह से कंटिन्यूस में वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो अब हम फिर से आपके साथ फिर बातचीत करना चालू कर रहे हैं। और जो नए साथी हमें देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं इस वक्त, और मुझे अगर आप पहचानते हैं तो आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी। तो साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्टिव स्टडी और ऑब्जेक्टिव स्टडी, ये दोनों शब्द होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव स्टडी हम किसको बोलते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में फैक्चुअल स्टडी करते हैं या सिर्फ हम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि हम उसका ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं, किसी स्टैंडर्ड प्रतियोगी परीक्षा को, तो उसमें दो चरण में परीक्षाएं होती हैं। पहले चरण में ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरे चरण में उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपको उसका सब्जेक्टिव अध्ययन करना होता है। तो यहीं से आपको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि अब जब हम ऑब्जेक्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्टिव शब्द का मतलब है कि किसी भी चीज़ को फैक्चुअल देखना, सिर्फ उसके फैक्ट्स को देखना कि वो फैक्ट हैं क्या उसके बारे में, और उसके बाद उसके बारे में अपनी कोई अलग से कोई राय बनाना हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप दिन दोपहर 2 बजे कड़क धूप है और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि अभी दिन है या रात है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि अभी तो दिन है। इसी तरीके से अगर रात के 12 बजे के आसपास, अगर आप घना अंधेरा जब छाया हुआ, तब आपसे अगर कोई पूछे कि अभी दिन है या रात है, तो आप बहुत आसानी से बोल देंगे कि ये रात है, क्योंकि ये परिस्थितियों के आधार पे और सारी चीज़ों को देखकर आपने एक अपना आंसर तय किया। लेकिन अगर यही सवाल आपसे अलसुबह पूछा जाए या शाम के वक्त पूछा जाए जब सूरज लाल होता है, और अगर कोई आदमी दोपहर में सो के उठा हुआ अचानक से शाम को, तो वो भ्रम में पड़ जाता है कि ये सुबह तो नहीं है कहीं करके। तो उन परिस्थितियों में अगर यही सवाल उससे पूछा जाए कि अभी सुबह है या शाम है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और वो फिर वो कॉन्टेक्स्ट ढूंढने की कोशिश करे कि वो कब सोया था, कब उठा था और कैसे, फिर वो उसका जवाब देने की कोशिश करे कि हाँ अभी शाम है या अभी सुबह है। ये एक उतना एग्जैक्ट उदाहरण हुआ कि नहीं, ये तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे। पर इसी तरीके से जब हम किन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे ही हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। ख़ासतौर से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में बहुत सारी बातें होती हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर जो लोग बीए के स्टूडेंट हैं वो जान रहे होंगे कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो हम मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, फिर कुछ जो शिलालेख रहेंगे उसको देखेंगे, फिर उसके बारे में क्या कोई लिखित रिकॉर्ड है क्या, फिर किसी विदेशी यात्री का वृत्तांत है क्या। इस तरह के चीज़ों को जोड़ के हम एक पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद हम उसको लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अपनी कोई राय रखते हैं, तो जितना आपसे जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल को ऑब्जेक्टिवली फाइंड करना है कि उसका फैक्ट्स क्या है। ठीक है। दूसरी तरफ हम जब देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्या होगा, तो सब्जेक्टिव तब होगा जब हम उसमें फैक्ट्स के अलावा लोगों के विचार क्या थे, व्यक्तिगत विचार, लोगों ने किसी विषय के बारे में अपनी एक राय रखी होगी, उस राय को देखना, और उसके बाद फिर उसके बारे में आप अपनी खुद की भी एक राय बनाते हैं कि आप समस्त तथ्यों को पढ़ने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो एक विस्तृत उसका एक जो दायरा है वो बढ़ जाता है, तब वो हो जाता है सब्जेक्टिव स्टडी। और इसके उत्तर भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने होते हैं। निबंधात्मक उत्तर जो लिखे जाते हैं वो आमतौर पे सब्जेक्टिव ही होते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, 1857 का जो विप्लव था या जो क्रांति थी वो क्या था, तो उसके बारे में जब आप वर्णन करेंगे, तो जब आप उसमें फैक्ट्स का वर्णन करेंगे तब तक तो वो ऑब्जेक्टिव स्टडी है कि उसमें क्रांति कब शुरू हुई, कैसे करके वो आगे बढ़ा, कैसे करके लोग गए, फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, और इसका आपने विस्तृत वर्णन करके लिख दिया। तो ये तो हो गया फैक्चुअल स्टडी, जो कि आपने उस घटना का एक ऑब्जेक्टिव वर्णन किया। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि इसका सब्जेक्टिव वर्णन कीजिए, तो फिर
हर विचारक और हर बुद्धिजीवी के हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे किसी ने इसको ये कह दिया कि ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, फिर किसी और ने ये कह दिया कि ना तो ये प्रथम था और ना ही स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, क्योंकि उस वक्त रजवाड़े लड़ रहे थे। तो उसने अपनी एक राय रखी कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसने इसकी एक अलग तरीके से व्याख्या की, किसी और लेखक ने, किसी और विद्वान ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसकी एक अलग तरह से व्याख्या की। तो ये हो गया उसका सब्जेक्टिव अध्ययन, और उस सब्जेक्टिव अध्ययन के आधार पर उस सबने अपनी एक राय रखी। तो जब हम किसी भी घटनाक्रम के बारे में जानते हैं या समझते हैं तो हमें अपनी सोच बहुत क्लियर रखनी होती है कि फैक्ट्स क्या हैं और इसमें पर्सनल विचार और बुद्धिजीवियों के विचार या उनकी अपनी राय क्या है, इन दोनों को अलग अलग करके। तो ये जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कब आप ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और कब आप सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके प्रिपरेशन के। एक इसकी जो फिलॉसफी होती है तैयारी की, उस और पढ़ाई की जो फिलॉसफी है उसको लेके ये चर्चा हो रही है आज। तो साथियों, ये एक छोटी सी चर्चा करने की कोशिश की मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्टडी को। इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। क्या ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्या इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हैं? अगर कोई सवाल हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं कि क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, असहमत हैं, क्या ये जानकारी आपको सही लगती है या गलत लगती है। जो भी आपके विचार हों आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, और उसके आधार पे हम फिर और एक्सप्लेनर वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे एक और आने वाले वीडियोस के संबंध में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कुछ साथियों ने जैसा कमेंट बॉक्स में लिखा है, कुछ भर्तियों को लेकर हमसे प्रश्न पूछे हैं कि ASI M के संबंध में पुलिस विभाग में कैसा होता है। तो उसके बारे में भी हम एक जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे कि ASI M के पद कैसे, उसके विज्ञापन अभी एक निकला हुआ भी है, तो उसमें उसकी योग्यता क्या होती है आप उसको देख सकते हैं। हर प्रदेश में अलग अलग भर्ती का इसका मापदंड होता है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो विज्ञापन जो निकलता है आधिकारिक, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वही हमेशा अंतिम होते हैं। किसी व्यक्ति के कहे सुने पे आप बिल्कुल कभी भरोसा ना करें, ख़ास तौर से किसी परीक्षा के संबंध में। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने वीडियो में कोई दावा करता हूँ कि ये परीक्षा होने वाली है या इसके विज्ञापन निकलने वाले हैं, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। इसी तरीके से कई सारे कोचिंग के भी वीडियो आते जाते रहते हैं, और कोचिंग वाले भी अपने वीडियो बनाते हैं, वो भी बता देंगे कि इसकी भर्ती निकलने वाली है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको जो आधिकारिक स्रोत है उसके ऊपर ही परीक्षाओं के घोषणा के संबंध में विश्वास करना है। मसलन एक तो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो कि रोजगार समाचार, जो कि राष्ट्रीय स्तर के सभी नौकरियों के संबंध में जो विज्ञापन निकलते हैं उसको देखता है। इसी तरीके से एक होता है रोजगार निर्माण और एक रोजगार नियोजन। तो ये 2-3 अखबार हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रोजगार से संबंधित समाचार प्रकाशित करते हैं, और जो भर्तियां होती हैं सरकारी गैर सरकारी विभागों के भी, वो भी इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उसके भी एक वेडनेसडे एडिशन आता था पहले, अभी एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स होते हैं उसके लिए निकलते रहते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कब कब है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो स्रोत है उसको ज़रूर चेक कीजिए कि उसके कहाँ पे निकला हुआ है। मसलन अगर मान लीजिए पुलिस विभाग से संबंधित भर्तियों की बात है, तो आप उन भर्तियों के बारे में अगर कोई घोषणा होगी तो पुलिस विभाग की वेबसाइट पे होगी। हर राज्य की अपनी एक पुलिस विभाग की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट जो PHQ की होती है। आप उसको, जैसे छत्तीसगढ़ का cgpolice.gov.in, और आखिरी में जो gov.in है वो डोमेन जरूर चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। तो वेबसाइट पे जाके उस पर जो विज्ञापन निकला हुआ है उस पर आपको PDF में विज्ञापन मिल जाएगा, वो डाउनलोडेबल होता है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको विस्तार से पढ़िए कि उसमें योग्यता शर्तें क्या दी गई हैं, और उसके आधार पे ही आप अपना निर्णय लें। तो हमेशा याद रखिए कि कभी कभी इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ मामले जब कोर्ट में चले जाते हैं तो उसमें कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दे देता है, तो उसके आधार पे नियमों में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। तो हर भर्ती के अपने स्पेसिफिक नियम होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिसके आधार पे एक बार जब भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है तो जिन नियमों के आधार पर उसको चालू किया गया है उन्हीं नियमों के आधार पर वो पूरी परीक्षा ली जाती है। बीच में उन नियमों को आमतौर पर परिवर्तित नहीं किया जाता है। अगर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया चालू ना हुई हो तब तो एक सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से हो जाता है परिवर्तन, परंतु अगर एक बार वो प्रक्रिया पूरी शुरू हो गई है तो आमतौर पर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर कुछ बड़ा परिवर्तन करना हो तो फिर पूरी के पूरे विज्ञापन को ही रद्द करके उसी परीक्षा का फिर से नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाता है। आपने पूर्व के कुछ परीक्षाओं में इस चीज़ को, प्रक्रिया को देखा भी होगा। तो इसीलिए हमेशा किसी व्यक्ति के कहे पे भरोसा ना करके जो घोषित विज्ञापन होते हैं कृपया उन्हीं के ऊपर ही आप यकीन करें।
तो ये हो गई छोटी मोटी बातें जो होनी थी हो गई। और इस पे जो दो आज के जो हमारे जो दो शब्द थे वो आपने अच्छे से सुन लिए होंगे। एक था ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। इन शब्दों का अर्थ ज़रूर समझिए कि इसकी ज़रूरत हमें कब और कैसे पड़ती है। तो आप अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।